हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बाइंडिंग एनर्जी किया और बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमने स्टडी की थी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चली कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो ने हमें जो है क्वान्टिटेटिव मेजर तो बता दिया था स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या देती है, क्वान्टिटेटिव मेजर देती है ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे हीलियम-24 है। अब बच्चे हीलियम-24 इट इज़ मेड ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इन दोनों हीलियम-24 को अगर मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन में, तो जो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है वो आती है 28.3 MeV। हम ये भी कह सकते हैं कि हीलियम-24 को अगर मुझे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में तोड़ना है तो कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, मतलब 28 MeV एनर्जी मुझे जो है हीलियम-24 को देनी पड़ेगी, तभी जो है ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के अंदर। तो यहाँ से बच्चे ये एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से बच्चे क्या कैलकुलेट करूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करूँ तो हमें पता है कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी 28 MeV, और पर न्यूक्लियन कितने न्यूक्लियॉन्स हैं बच्चे, 4 न्यूक्लियॉन्स पर न्यूक्लियन हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 7 MeV। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर मुझे एक न्यूक्लियन भी अगर मुझे हीलियम-24 में से निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 7 MeV देनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो किसके पर डिपेंड कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपने जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व मैंने प्लॉट की थी, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन जो था, आपने क्या किया था बच्चे, यहाँ पे एक आपने प्लॉट किया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपने प्लॉट की थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, FB पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर का जब हमने प्लॉट किया था तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में हमारे पास जो है कुछ पीक्स हमें मिली थी, और वो पीक्स किस पे मिली थी, हीलियम-24 पे। और कहाँ पे बच्चे, जब आपके पास हीलियम-24 और 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब के लिए हमें क्या मिली थी, पीक्स मिली थी। तो ये जो पीक्स थी इससे ये पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी जो है इवन न्यूक्लियाइड के लिए, जहाँ पे ये भी कह सकते हो जहाँ पे जो मास नंबर है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है, उस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या थी, शार्पली इंक्रीज हुई थी एज कम्पेयर टू इट्स नेबर, ठीक है ना। जैसे हीलियम-24, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद जो है नेक्स्ट कितना होगा 12 मास नंबर। तो उस केस में यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी अपने नेबर से, यानी अभी कह सकते हैं शार्पली इंक्रीज हुई थी अपने नेबर से। तो जितने भी हमारे न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है, वो हम ये भी बोल सकते हैं हमारे जो न्यूक्लियाइड्स हैं बेसिकली किससे मिलके बने हैं, अल्फा पार्टिकल से मिलके बने हैं, और वो क्या है, हाईली बाउंड स्टेट है, ठीक है ना। तो ये जितने भी न्यूक्लियाइड्स हैं वो किससे मिलके बने हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल से मिलके बने हैं। क्योंकि यहाँ पे देखोगे बच्चे A4N ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका 4 का मल्टीपल है मास नंबर, उतना ज़्यादा जो है हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी उतनी क्या थी, उनकी ज़्यादा थी। जैसे हीलियम-24 हो गया, BeC, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब की जो बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबर से ज़्यादा थी। और हम ये भी कह सकते हैं ये जो है ना BeC12 ये सारे किससे मिलके बने हुए हैं, हीलियम-24 से मिलके बने हैं, जो कि क्या है, हाईली बाउंड स्टेट है, ठीक है। इसके आगे देखो बच्चे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि हमें क्या है, ब्रॉड मैक्सिमम। अब हमें एक चीज़ हमने देखी, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व की थी तो हमें ये पता चला कि अगर हम 40 से 120 की बात करते हैं तो एवरेज जो हमारे पास एनर्जी, एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 8.5 MeV। और हमें ये भी पता है कि अगर मुझे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कितनी गई थी, 8.8, यानी कि जब हमारा Fe कितना होता है 56 की बात करूँ, आयरन की बात करूँ, तो उस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी थी वो थी 8.8 MeV। उसके बाद क्या हुई, 8.8 MeV से वो क्या हुई, हैवी न्यूक्लियाई के लिए फोल्ड करी, और फोल्ड करके जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, जो हमारे पास फोल्ड करके जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बच्चे, दैट इज 7.5 MeV। वो किसके लिए थी, यूरेनियम के लिए। तो यहाँ पे कह रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फिजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रखी है कि यहाँ से हमने ये पता चला कि जब हमारे पास A56 था तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 8.8, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी फॉल हुई 7.5 MeV तक। तो हमें ये पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो भी एनर्जी जो है फिजन, जब फिजन रिएक्शन होती है न्यूक्लियाई की, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे क्या रखा है, जो एनर्जी रिलीज होती है, अब मान लो
न्यूक्लियर फिजन क्या होता है बच्चे, एक हैवी न्यूक्लियस जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है दो लाइट न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है ना, फिर जो एनर्जी रिलीज करता है उसके बाद क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये कह रखा है ये जो एनर्जी रिलीज की है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, सेवरल मिलियन टाइम्स होती है। जब हम क्या कहते हैं, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल चेंजेस आते हैं किसी भी सब्सटेंस में, उनसे जो है जो न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सेवरल मिलियन टाइम्स होती है जब एनर्जी, जब कोई केमिकल चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर फ्यूजन आर मच मोर देन दैट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस। तो ऑफकोर्स यही चीज़ है कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो है न्यूक्लियाई की, जब फिजन रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो भी एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल प्रोसेस। अब देखो जब केमिकल प्रोसेस होता है तो ऑफकोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना, जैसे न्यूक्लियाई है उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना ये कुछ नहीं है एज कंपेरिजन टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी से। न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कौन से है, जो इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है ना, इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी स्पेंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है, और हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे कि दो लाइट न्यूक्लियाई जो है ना वो क्या करते हैं, अगर दो लाइट न्यूक्लियाई कोलाइड करके या फिर दो लाइट न्यूक्लियाई जो है वो क्या करते हैं, फ्यूज करके जो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं तो भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन हमने पढ़ा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक बिग न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब दो न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो लाइट न्यूक्लियाई में। तो यहाँ पे बच्चे एक चीज़ और कह रखी है कि अगर हम A238 से आगे बढ़े तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे न्यूक्लियस को, देखो बाइंडिंग एनर्जी कम है इसका मतलब क्या, हमारा न्यूक्लियस कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हमारे न्यूक्लियस को क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो उसका मास है न्यूक्लियस का, और वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए सम ऑफ मासेस ऑफ एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वेदर बाउंड और फ्री इन स्मॉल ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि जो मास है ना न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होना पड़ेगा रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जो उसके जो जिससे वो मिलके बना है ना न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो इनके जो मासेस हैं इससे जो है न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होगा बच्चे, कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो क्या कहलाती है, आपकी सेपरेशन एनर्जी। अगर मुझे किसी भी पार्टिकल को न्यूक्लियस से निकालना है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी जितनी एनर्जी स्पेंड होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी अल्फा पार्टिकल के लिए यहाँ पे निकाली हुई है, तो वो क्या है, m हीलियम-24 मनी की मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और mz-2 a-4 ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसका प्रोटॉन क्या है Z-2 और मास नंबर क्या है A-4, और उसमें से हम क्या करेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस वो वाले माइनस कर देंगे जिसका प्रोटॉन Z है और मास नंबर क्या है A है। तो यहाँ से बच्चे ये जो सेपरेशन एनर्जी है, अगर E अल्फा इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर सेपरेशन एनर्जी पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं इसके अंदर अल्फा एमिशन होगा, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल अपने से एमिट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर E अल्फा हमारा क्या आता है, सेपरेशन एनर्जी हमारी नेगेटिव आती है तो इसके अंदर अल्फा एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि PO 210-84 में से जो है E अल्फा जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका तो वो -5.4 आता है, तो इज अल्फा रेडिएटिव, तो ये जो है दैट इज अनसूटेबल फॉर अल्फा एमिशन, ठीक है ना, अल्फा एमिशन के लिए सूटेबल नहीं है। अब आगे बच्चे एक चीज़ और लिखी हुई है कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने में से कोई भी पार्टिकल रिमूव कर सकें या निकाल सकें, तो वो क्या करते हैं, वो सिस्टम ऑफ लोअर एनर्जी में भी फॉर्म बाय चेंजिंग। अब ये जो है लोअर एनर्जी सिस्टम कैसे बनते हैं, ठीक है ना, ये सिस्टम जो होते हैं इनकी लोअर एनर्जी होती है, और वो कैसे बनते हैं, जब वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जाएंगे और क्या करते हैं बच्चे, या तो बीटा पॉजिटिव निकालते हैं अपने में से, या क्या निकालते हैं बच्चे, बीटा नेगेटिव निकालते हैं। तो यहाँ से बच्चे
अगर कोई भी न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है नेगेटिव बीटा डीके के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, MZA इज लेस देन इक्वल टू MZ+1A M बीटा नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव डीके करता है तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव बीटा डीके का मतलब क्या होगा कि हमारा प्रोटोन में से जो हमारा ZA था उसमें से क्या होगा, एक प्रोटोन जो है कम हो जाएगा, तो MZ-A इंटू A प्लस M बीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दे रखा है कि बीटा प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। अब ये जो बीटा डीके प्रोसेस है ना, एक और तरह का बीटा डीके प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है ना। क्या करता है बच्चे कि जो इन दिस प्रोसेस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यूजुअली के शेल इज ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियस। अब क्या होता है बच्चे, जो न्यूक्लियस होता है ना वो क्या करता है कि जो हमारा के शेल यानी कि फर्स्ट सेल है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बच्चे, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। और जब ऑब्जर्व करता है तो अपने में से वो क्या करता है, न्यूट्रॉन एमिट करता है जिसकी एनर्जी 0 होती है। तो उसके लिए जो स्टेबिलिटी कंडीशन है, उसके लिए जो स्टेबिलिटी कंडीशन है बच्चे वो क्या है, MZA लेस देन इक्वल टू MZ-1A, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी कंडीशन, जब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की अगर हम बात करते हैं। तो आगे बच्चे यहाँ पे क्या क्या रखा है, अब ऑफकोर्स हमने ग्राफ देखा, तो ग्राफ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी बच्चे, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्लॉट किया था, हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल लो या फिर क्या बोल सकते हो, पैकिंग फ्रैक्शन को जब हमने प्लॉट किया था, तो यहाँ से 20 यानी कि जब हमारा मास नंबर लेस देन 20 था और ग्रेटर देन 180 की जब मैंने बात की थी, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमारा ग्राफ आया था। तो हमें ये चीज़ पता चली थी कि जब हमने ये चीज़ देखी ना, तो यहाँ पे बच्चे ये 8 है, यहाँ पे देखोगे ना 0 से 20 तक बच्चे हमारे पास जो है ना वैल्यूज 1 2 3 MeV, बहुत कम MeV आ रही है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, यानी आप कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है। ऐसी ही हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या थी, बहुत ही कम थी। अगर हम लाइट न्यूक्लियाई की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमारे पास बहुत ही कम आई थी, 1 2 3 MeV इतनी आई थी। और इंटरमीडिएट के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी, 8.8 MeV, यानी कि फिक्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रखा है लाइट न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है ना वो क्या होते हैं बच्चे, बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में से अगर मुझे कोई भी पार्टिकल निकालना है तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर प्रोटॉन निकालना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही कह रखा है, जब है, अब मैंने क्या बोला, लाइट न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है, और हैवी न्यूक्लियस भी क्या है, अनस्टेबल है। तो हैवी न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो क्या करेंगे, लाइट न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी जो है बाइंडिंग एनर्जी जो है रिलीज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कह रखा है लाइटर न्यूक्लियर एंड प्रोडक्ट हैव हायर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करेंगे, एमिट करेंगे। ऐसी जो लाइट न्यूक्लियाई थे वो भी अनस्टेबल थे, तो दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाएंगे, एक बिग न्यूक्लियस बनाएंगे। अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है। तो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाएंगे, एक बिग न्यूक्लियस बनाएंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करेंगे। ऐसी हैवी न्यूक्लियस भी हमारा अनस्टेबल है, तो क्या होगा, टूट के लाइट न्यूक्लियर में कन्वर्ट होगा, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, प्लस वो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। अब आगे देखो, आगे है बच्चे डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड बैकस्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम रुदरफोर्ड का बैकस्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, रुदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस का साइज डिटरमाइन किया था अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो रुदरफोर्ड और उसके जो है एसोसिएट्स थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या लिया, एक रेडियम सोर्स लिया। तो यहाँ पे एक रेडियम सोर्स है, दैट इज बेसिकली सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उसको एक लेड ब्लॉक के अंदर जो है रखा। अब देखो रेडियम सोर्स है, दैट इज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करेगा, अपने में से जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है एमिट करेगा। तो यहाँ से बच्चे रेडियन जो था वो क्या कर रहा था बच्चे, हर जगह से, हर डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा था, ठीक है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल, जो लेड ब्लॉक था, उसने क्या किया, जो इस डायरेक्शन में जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आए उसे क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और एक फाइन होल से बच्चे, ठीक है, यहाँ से बच्चे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स जो एक नैरो बीम में, एक शार्पली डिफाइंड नैरो बीम में से निकले, और उसको उसने कहाँ पे स्ट्राइक कराया, इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया।
जब वो थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद बच्चे आफ्टर पासिंग थ्रू दिस गोल्ड फॉइल दे वर अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है ना। जब वो गोल्ड फॉइल से पास हुए तो वो कहाँ पे गए, उनको फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर वो फॉल किए और उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, एक स्किंटिलेशन प्रोड्यूस किया। स्किंटिलेशन इज बेसिकली क्या है, हम कह सकते हैं लाइट या स्पॉट प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। तो अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी, तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल जो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, एमिट हो रहे थे, ठीक है ना, लेकिन लेड ने उसे ऑब्जॉर्ब कर लिया और उसको इस होल में से पास करवाया, और जब इस होल में से पास करे तो एक फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वो क्या हुई, उसको थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया। फिर आफ्टर पासिंग थ्रू दिस फॉइल वो कहाँ पे फॉल करे, इस स्क्रीन के ऊपर फॉल करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने ऑब्जर्व करी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द फॉइल एंड प्रोड्यूसेस स्किंटिलेशन ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, दिस इंडिकेट्स एज इफ द एटम आर होलो। तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे ना बच्चे, वो क्या किए, स्ट्रेट फॉल करे किसके ऊपर, मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे वो ग्रीन थिन फॉइल में से स्ट्रेटली निकल गए, ठीक है ना, और स्ट्रेट फॉल करे और कहाँ पे उन्होंने क्या किया बच्चे, कुछ क्या किया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर मतलब जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल करिए तो उन्होंने क्या किया, स्किंटिलेशन प्रोड्यूस किया। तो इससे ये पता चला कि जो हमारा एटम है वो कैसा है, होलो है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट जो है क्या कर गए थे, इसमें से पास कर गए थे थिन गोल्ड फॉइल में से, ठीक है। तो और क्या हुआ बच्चे, उन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर एक स्किंटिलेशन प्रोड्यूस किया। अब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हुए, कुछ एंगल से जो एटम के वो कोलाइड किए और स्कैटर्ड वर एट वेरियस एंगल, और few turned back through the source itself deviated through an angle of 180 degree and this large angle of scattering is known as। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ बच्चे, नेक्स्ट में क्या हुआ कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे ना, वो जो गोल्ड फॉइल है ना, तो उसमें AU के एटम है, गोल्ड एटम्स हैं, तो कुछ अल्फा पार्टिकल से वो इन एटम से टकराए, कोलाइड किए और कुछ बहुत सारे एंगल से क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत सारे एंगल से क्या हुए बच्चे, स्कैटर्ड हुए, और कुछ जो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जैसे गोल्ड फॉइल से टकराए वापस 180 डिग्री से वो क्या हो गए, टर्न बैक हो गए, यानी कि वापस जो है उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए। तो ये जो स्कैटरिंग कहलाई, दिस लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यानी कि जो डेविएट हुए थे 180 डिग्री के, और ये कुछ जो है कुछ फ्यू टर्न बैक, कुछ जो है बहुत सारे एंगल से स्कैटर्ड हुए थे, ये जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग क्या कहलाती है बच्चे, ये कहलाती है आपकी एनॉर्मस स्कैटरिंग, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन थी इसको थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि थॉमसन क्या कहता था कि एटम जो है वो पॉजिटिव स्फीयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, एटम जो है पॉजिटिव स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है। जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल ले लो, जिसके अंदर वाटरमेलन में सारा रेड पोर्शन आपका क्या है बच्चे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो बीड्स होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रुदरफोर्ड इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल से टकराए, और कुछ तो स्ट्रेट मूव कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और कुछ फ्यू एंगल से और लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुए, और कुछ टर्न्ड बैक हो गए एट अ 180 डिग्री एंगल, यानी कि टर्न्ड बैक हो गए अपोजिट एंगल से। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है, रुदरफोर्ड ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हमारा एंटायर मास है ना, एंटायर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक स्मॉल रीजन के अंदर जो है, या स्मॉल कोर कह लो, उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इसको जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके क्लाउड विच इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज टोटल नेगेटिव, वो क्या कह रहा है, ये जो न्यूक्लियस है ना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सराउंडेड है, और इससे ये हो जाएगा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, उसने ये बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो एक स्मॉल रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसको उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। और उसने बोला ये जो न्यूक्लियस है दैट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो ये यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल वो दे रखी है, एक पिक्चर बना रखी है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और ये बाकी सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ रहा था, जैसे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आती तो कुछ एंगल से क्या हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, कुछ लार्ज एंगल से स्कैटर्ड और कुछ जो पॉजिटिव चार्ज से टकराए वो क्या हो गए, रिवर्ट बैक हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो पॉजिटिव चार्ज से टकराए वो तो क्या हो गए, वापस चले गए, और कुछ
स्मॉल एंगल से टकराए और कुछ क्या हुए, लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब आप कह रहे हो कुछ स्मॉल एंगल से टकराए, कुछ बहुत लार्ज एंगल से टकराए, ऐसा क्या हो रहा है बच्चे? तो यहाँ से बच्चे क्या कह रहे हैं, केविन अल्फा पार्टिकल, अब देखो जब अल्फा पार्टिकल जो है ना आता है, हीलियम-24 है, ठीक है ना, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है। जो पॉजिटिव चार्ज जो है या अल्फा पार्टिकल जो है जब न्यूक्लियस के पास आता है तो वो एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्स लगाएंगे, अब दो पॉजिटिव चार्ज कैसी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो कूलम रिपल्सिव फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस जो हीलियम जो है 24 है उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है दोनों क्या कराएंगे, एक दूसरे के ऊपर कैसे चार्ज, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे। तो कूलम रिपल्सिव फोर्सेस क्या दी हुई हैं, 1/4πε0। अब आपको पता है न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Ze, ठीक है, और यहाँ पे ये तो है न्यूक्लियस का चार्ज जो मैंने बताया Ze, और यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2e है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0। आपको पता है रिपल्सिव फोर्स, कूलम फोर्स क्या होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze 2e बाय में r², तो क्या आ गया 2Ze², 4πε0 r²। तो r क्या है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो है डिस्टेंस, यानी हीलियम-24 और ये न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो यहाँ पे ये लिखा है r इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड अप्रोचिंग अल्फा पार्टिकल, वही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ε0 दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और तो आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारे पास इट इज़ एविडेंट, अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये चीज़ें पता लगी कि अल्फा पार्टिकल जो है ना जब पासेस थ्रू द एटम ऑफ द फॉयल at a relatively large distance from the nucleus experience a very little electrostatic repulsion। अब देखो जब अल्फा पार्टिकल है, पहला पॉइंट देखो, अल्फा पार्टिकल जब इस फॉयल में से पास करेंगे, ठीक है ना, गोल्ड फॉयल में से जब पास किए तो जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, यानी कि यहाँ से देखो ये न्यूक्लियस, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो तो बच्चे क्या हो गए, एक्सपीरियंस अ वेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, बहुत ही कम उन्होंने क्या किया, रिपल्शन किया और पासिस अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से बच्चे क्या मिला, तो हम कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बच्चे कि जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे थे न्यूक्लियस से, तो वो क्या हो गए, वो अनडिफ्लेक्टेड ही पास किए, जैसे यहाँ पे ये वाला बहुत अनडिफ्लेक्टेड पास किया है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चला कि बहुत सारा जो स्पेस है वो न्यूक्लियस के एटम के अंदर वो कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड क्या था, अनदर एग्जांपल, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे न्यूक्लियस के, वो तो थे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, यानी कि अनडिफ्लेक्ट हुए पास हो गए थे, ठीक है ना, बहुत ही कम उन्होंने रिपल्शन मिली, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत कम उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुई, मिली, एक्सपीरियंस की, और वो क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। तो यहाँ से ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वो कैसा है, एम्प्टी है। सेकंड क्या था कि जो बहुत क्लोज से पास हुए थे, अब ये जो न्यूक्लियस है ये वाले देखो, ये बहुत क्लोज से पास हुए हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस उनके ऊपर लगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंगल से क्या हो गए बच्चे, स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, वो जो न्यूक्लियस के पास से निकल रहे थे, यानी कि जिनका टारगेट क्या था, न्यूक्लियस था, वो क्या हुए बच्चे, वो एक पॉइंट आने पे उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस लगी, ठीक है ना। तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो एक पॉइंट पे क्या हो गए, स्टॉप हो गए। फिर उसके बाद क्या हुए, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ आ रहे थे वो स्टॉप हुए, उसके बाद जो है उसी डायरेक्शन में क्या हो गए, रिपेल हो गए, जो की थी उसकी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वो आ रहे थे उसी डायरेक्शन में क्या हो गए बच्चे, रिपेल हो गए, ठीक है। उसके आगे देखो, अब रुदरफोर्ड ने ये बता दिया कि पॉजिटिव और मैसिव न्यूक्लियस जो है ना वो किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो उन्होंने जो है बहुत इजीली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया था। और रुदरफोर्ड ने कुछ मैथमेटिकल थ्योरी भी दी थी जिसने बताया था, जो बताती है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो उनकी जो कैलकुलेशंस उन्होंने करी, उनसे उन्होंने कुछ एजम्पशंस ली उससे पहले। तो पहली एजम्पशन क्या उन्होंने ली
कि जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल है वो दोनों के दोनों पॉइंट मास है और पॉइंट चार्ज है। न्यूक्लियस भी पॉइंट मास है और अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉइंट चार्ज है। उसके बाद स्कैटरिंग इज कोज्ड बाय, अब जो स्कैटरिंग हो रही है बेसिकली क्यों हो रही है, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस के बीच में हो रही है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्या है, जो न्यूक्लियस है शुड बी हायर एटॉमिक नंबर एज कम्पेयर टू द अल्फा पार्टिकल। तो अब न्यूक्लियस जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए अल्फा पार्टिकल से, ताकि हम ये बोल सके जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैस पे है, रेस्ट पे, एज कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल। सिर्फ अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं लेकिन हमारा न्यूक्लियस क्या है, रेस्ट पे है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन ये assumptions उन्होंने कंसीडर करी। तो उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी, उससे उन्होंने ये बताया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकेंड्स ऑन द फॉयल, ठीक है ना, जो फॉयल के ऊपर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं हर सेकेंड, और नंबर स्कैटर्ड टू द यूनिट एरिया ऑफ द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द फॉयल एट एन एंगल फाई विथ ओरिजिनल डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, एक यूनिट एरिया में फ्लोरेसेंट स्क्रीन के, जो कि आर डिस्टेंस पे है फॉयल के साथ एट एन एंगल फाई, वो क्या दे रखा है, इज गिवन बाय दिस। तो ये क्या बताएगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, मैंने आप डायग्राम देखा था, आपने देखा था इस तरह से था डायग्राम, ठीक है ना, तो ये फाई एंगल हमारे पास था। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है, यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द फॉयल और एट एन एंगल फाई। तो वो क्या आ जाएगा, यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हम निकाल रहे हैं, तो वो कितना निकल रहा है पर यूनिट एरिया, वो कितना निकल के आएगा, एन नॉट एन टी जेड ई स्क्वायर, जेड ई का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर कॉस की कॉसिकेंट 4 5 बाय में 2 डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर अपसाइलन नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर वी 4 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टी क्या है बच्चे, टी है आपका थिकनेस ऑफ फॉयल, एन क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, वी क्या है इनिशियल स्पीड जिस स्पीड से जो है अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, और एम क्या है बच्चे अल्फा पार्टिकल का मास। अब देखो जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं जेड स्क्रीन के ऊपर, जो कि आर डिस्टेंस पे है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि एन साइज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। देखो ये जेड ई, अब यहाँ से पता चला ये कॉसिकेंट 4 5 बाय में 2, ठीक है ना, यानी कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग के प्रोपोर्शनल है, टी थिकनेस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके, 4th पावर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और क्या है न्यूक्लियर चार्ज के पॉसिबल है, ठीक है ना, जो भी न्यूक्लियर चार्ज होगा ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल का उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि द डिपेंडेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल scattering by a thin foil on the above 4 factors were verified by Geiger and Marsden, and thus validity of the scattering theory were confirmed and nuclear atom model was once यूनिवर्सली अडॉप्टेड। तो यहाँ पे ये कह रखा है जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से जो हमारे पास ये पता चला कि जो एन साई वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको फर्दर जो है, ये तो था मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको फर्दर जो है एक्सपेरिमेंटली जो है गीगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सप्लेन किया था, और इससे ये पता चला था कि ये स्कैटरिंग थ्योरी वो बिल्कुल कंफर्म है ये स्कैटरिंग थ्योरी। और न्यूक्लियर ये जो एटम मॉडल है कि हमारा जो न्यूक्लियस है इस पर टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अराउंड, ये कह सकते हो कि इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो चीज़ थी या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियर एटम मॉडल है वो क्या हो गया था, यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बच्चे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थैंक यू सो मच।